आज हम एस्केप स्पीड के बारे में पढ़ेंगे। स्पीड हम कहते हैं असल में जब कोई एक ऑब्जेक्ट मूव करे तो वो जो फासला तय करता है किसी वक्त में उसको असल में हम स्पीड कहते हैं। एस्केप का यहाँ पर मतलब होता है निकलना। तो फिर एस्केप स्पीड से असल में मुराद ये है कि द मिनिमम स्पीड दैट विल अलाउ एन ऑब्जेक्ट टू एस्केप अ ग्रेविटेशनल फील्ड विद नो फर्दर एनर्जी इनपुट। यानी कि कम से कम वो स्पीड जो आपको एक रॉकेट को देनी पड़ेगी ताकि वो जो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकल सके, उसी स्पीड को हम कहते हैं एस्केप स्पीड। जब इस रॉकेट ने एस्केप स्पीड हासिल कर ली उसके बाद आपको किसी किस्म की एनर्जी नहीं देनी पड़ेगी, वो आगे खुद ब खुद ही जाता रहेगा। तो यहाँ पर हमारे पास ये अर्थ है, इसको मैं लेबल कर देता हूँ, जबकि ये रॉकेट है। तो यहाँ पर इस डेफिनेशन में एक ग्रेविटेशनल फील्ड का लफ्ज आ रहा है। तो ग्रेविटेशनल फील्ड असल में होती है फील्ड क्रिएटेड बाय अ मैस पार्टिकल, यानी कि एक मैस जैसे कि अर्थ अपनी सराउंडिंग में या अपने इर्द गिर्द का जो रीजन है उसमें एक फील्ड क्रिएट करता है अपनी मैस की प्रॉपर्टी की वजह से, उसको ग्रेविटेशनल फील्ड कहते हैं। और उस फील्ड के अंदर अगर कोई दूसरा मैस आएगा तो ये अर्थ उस ऑब्जेक्ट को अपनी जानिब खींचेगा। इसी वजह से जमीन से जिन ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका जाता है तो जमीन असल में क्या करती है, उनको अपनी जानिब नीचे खींचती है, तो इसी वजह से वो नीचे आ जाते हैं। लेकिन वो क्या कम से कम रफ्तार हम इस रॉकेट को या इस मैस को दें कि ये वापस जमीन पर ना आ सके, यानी कि अर्थ की जो ग्रेविटेशनल फील्ड है उसको ये एस्केप कर जाए, यानी कि उससे बाहर निकल जाए, यानी कि अर्थ की तरफ अट्रैक्ट ही ना हो, उसी को एक्चुअली एस्केप स्पीड कहा जा रहा है यहाँ पर। तो चलें अब हम आगे बढ़ते हैं और इस रॉकेट के लिए जो एस्केप स्पीड चाहिए होगी वो कैलकुलेट करते हैं। तो चलें फिर सवाल हमारे पास बन गया अपना कि हाउ टू कैलकुलेट एस्केप स्पीड ऑफ रॉकेट फ्रॉम अर्थ। और जो कैलकुलेशन हम रॉकेट के लिए करेंगे उसी को फिर हम एक्सटेंड कर सकते हैं किसी के लिए भी, जैसे कि आपके लिए, या फिर इस तरह के स्फेरिकल मैस के लिए जैसे टेबल टेनिस की बॉल होती है। अब चूंकि हमने इस रॉकेट को अर्थ की जो ग्रेविटेशनल पुल है, यानी कि जिस फोर्स के साथ वो इसको खींच रही है, उससे बाहर भेजना है, तो इसको एनर्जी देनी पड़ेगी और वो एनर्जी रॉकेट मोशन के जरिए से ट्रांसफर होगी, यानी कि रॉकेट के पास मोशन होनी चाहिए। तो काइनेटिक एनर्जी जो कि एनर्जी है ड्यू टू मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी कि मोशन की वजह से जो एक ऑब्जेक्ट की एनर्जी होती है उसको हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। जबकि मोशन से मुराद ये है कि ये जो रॉकेट है ये असल में इसका मैस कितना है और ये किस रफ्तार से मूव कर रहा है। तो अभी हम इस तरफ से कर लेते हैं कि ये जो v है ये उसकी रफ्तार है जिसके साथ ये मूव कर रहा है, और इसका जो रॉकेट का मैस है उसको हम स्मॉल m कह लेते हैं। और ये बात मैं यहाँ पर भी लिख देता हूँ कि m हमारे पास मैस ऑफ रॉकेट है। जबकि इसी तरह इस सिनेरियो में हमारे पास ये अर्थ है, तो अर्थ का जो मैस है उसको हम कैपिटल M से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उस चीज़ को हम यहाँ पर भी लिख देते हैं कि ये जो है हमारे पास M कैपिटल, ये एक्चुअली मैस ऑफ अर्थ है। जबकि ये जो v है हमारे पास ये एक्चुअली स्पीड ऑफ रॉकेट है। अगर यहाँ पर मैं एरो डाल दूंगा तो इसका मतलब ये होगा कि वो वेलोसिटी बन जाएगी, और वेलोसिटी असल में एक खास डायरेक्शन में स्पीड को कहते हैं। अब जो सेकंड चीज़ इंपॉर्टेंट है एस्केप स्पीड को कैलकुलेट करने के लिए, वो एक्चुअली यहाँ पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है। और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट है ड्यू टू इट्स पोजीशन इन ग्रेविटेशनल फील्ड। यानी कि ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर, जैसे कि ये अर्थ है, ये अपनी सराउंडिंग में मैंने अभी बताया था कि वो फील्ड बना रहा है जिसको हम ग्रेविटेशनल फील्ड कहते हैं, और इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस के साथ, जो कि ये बताती हैं कि किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगी जब इस ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर मैस आएगा। और ये फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव होगी। क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स एक अट्रैक्टिव फोर्स है। तो अब ये जो रॉकेट है ये ज़मीन के लिहाज से जिस भी पोजीशन पर होगा उसकी जो एनर्जी होगी उसके लिहाज से वो असल में कहलाएगी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब जैसे जैसे आप इस रॉकेट की स्पीड को बढ़ाते जाएंगे, यानी कि आप इसको एनर्जी देते जा रहे हैं जिससे इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जा रही है, तो असल में जो इसकी पोजीशन है ज़मीन के लिहाज से, ज़मीन की ग्रेविटेशनल फील्ड के लिहाज से, वो भी एक्चुअली बदलती जा रही होगी। तो आपके पास एक टाइम ऐसा आएगा कि जो काइनेटिक एनर्जी है इस रॉकेट की, जो कि इसकी मोशन की वजह से है, वो असल में तब्दील हो रही होगी आपके पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में। यानी कि जो चेंज है काइनेटिक एनर्जी के अंदर, या काइनेटिक एनर्जी है, वो असल में बराबर होगी किसके, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के अंदर जो चेंज आ रहा है। अब एक टाइम ऐसा आएगा कि आपके पास काइनेटिक एनर्जी इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि वो इस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में तब्दील हो जाएगी, और वो इतनी एनर्जी हो जाएगी कि वो वापस ज़मीन की तरफ आ ही नहीं पाए। तो वो जो काइनेटिक एनर्जी है उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे 1/2 mv का स्क्वायर,
और यहाँ पर ये जो v होगा ये असल में अब v escape होगा, क्योंकि ये वो स्पीड होगी जो कि वजह बनेगी इस रॉकेट को अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकालने के लिए, या ये वो वाली स्पीड होगी, और वो बराबर होगी जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, अब यहाँ पर आ गया ना ये काइनेटिक एनर्जी, वो बराबर होगी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की, जो कि हमारे पास होती है कैपिटल G जो कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, फिर m कैपिटल जो कि मास ऑफ अर्थ होता है, जबकि स्मॉल m जो कि मास ऑफ ऑब्जेक्ट है यहाँ पर और वो रॉकेट है, डिवाइडेड बाय हमारे पास आ जाएगा r जो कि डिस्टेंस है अर्थ के सेंटर से। तो वो जो डिस्टेंस है वो असल में नापा जाएगा यहाँ से, और इससे लेकर जितना वो फासला तय हुआ होगा ताकि उस पॉइंट पर जाकर, जैसे कि अगर ये पॉइंट वो हो, इस पॉइंट पर जाकर रॉकेट के ऊपर ज़मीन की वजह से कोई फोर्स नहीं लग रही होगी जिसकी वजह से वो बिल्कुल भी नीचे नहीं आएगा, वो अब बल्कि इस एनर्जी के बगैर ही आगे बढ़ता जाएगा। क्योंकि वो अर्थ की जो ग्रेविटेशनल फील्ड है उससे वो एस्केप हो चुका है, यानी कि बाहर निकल चुका है, जो कि उसको मजबूर करती कि वो वापस ज़मीन की जानिब आए। तो ये जो फासला है इसको जनरली हम रिप्रेजेंट अभी सिंबल r से करें, और r वो डिस्टेंस है जो कि हम मेजर कर रहे हैं अर्थ के सेंटर से। अब यहाँ पर अगर हम गौर से देखें तो ये स्मॉल m इस स्मॉल m से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो जो 2 इधर डिवाइड हो रहा है वो एक्चुअली जाके राइट हैंड साइड पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो जो v escape का स्क्वायर है वो असल में आ जाएगा 2 टाइम्स कैपिटल G मास ऑफ अर्थ डिवाइड बाय r। स्क्वायर को खत्म करने के लिए हमें दोनों जानिब स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, तो यहाँ पे मैं निकलूंगा टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। अब आपके पास स्क्वायर रूट आ जाएगा, जबकि साथ आ जाएगा v escape ESC और यहाँ पर स्क्वायर इसका, और स्क्वायर रूट आ जाएगा राइट हैंड साइड पे भी, अभी मैं यहाँ पे डाल देता हूँ आपके लिए, ठीक है, ताकि अंडरस्टैंडिंग में कोई इशू ना हो। तो ये आ जाएगा 2 कैपिटल G m जो कि मास ऑफ अर्थ है डिवाइडेड बाय स्मॉल r। स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए स्क्वायर रूट यहाँ से स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो जो v escape है उसका जो फाइनल एक्सप्रेशन है वो हमारे पास आ चुका है। और वो जो escape स्पीड है वो आप ये देख रहे हैं कि वो असल में डिपेंड कर रही है स्क्वायर रूट टाइम्स मास ऑफ द प्लैनेट। जैसे कि अर्थ हमारे सिनेरियो में प्लैनेट है, तो इस बात को मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि escape स्पीड वेरीज स्क्वायर रूट टाइम्स मास ऑफ प्लैनेट, यानी कि जैसे जैसे मास ऑफ प्लैनेट बढ़ता जाएगा तो जो स्क्वायर रूट टाइम्स है वो स्पीड भी एक्चुअली बढ़ती जाएगी। तो मैं v लिख लेता हूँ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारे पास कैपिटल मास m के। यहाँ पे जो खास बात है वो आपको एक और नज़र आ रही है, वो ये है कि आपके पास अगर मास एक प्लैनेट का 4 गुना बढ़ जाए तो जो उसकी स्केप स्पीड होगी 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, तो स्केप स्पीड असल में 2 गुना फिर बढ़ जाएगी। जो एक और इम्पॉर्टेंट वर्ड नज़र आ रही है यहाँ पर वो ये है कि स्केप स्पीड डज नॉट डिपेंड अपॉन मास ऑफ ऑब्जेक्ट विच इज एस्केप्ड, यानी कि जिस मास को आप एस्केप कर रहे हैं जैसे कि रॉकेट, एस्केप स्पीड उस पर डिपेंड नहीं कर रही। इसका मतलब ये हुआ कि जितना ही आपको एस्केप स्पीड एक रॉकेट के लिए चाहिए होगी उतनी ही असल में आपको एस्केप स्पीड चाहिए होगी चावल के दाने के लिए भी। बेशक चावल का जो दाना है उसका मास कम है बानिस्बतन एक रॉकेट के, लेकिन चूंकि एस्केप स्पीड तो जिस ऑब्जेक्ट को आप बाहर भेजना चाह रहे हैं अर्थ की ग्रेविटी से या ग्रेविटेशन फील्ड से, वो तो मास ऑफ द ऑब्जेक्ट पे डिपेंड ही नहीं करी जिसको आप भेजना चाह रहे हैं। तो फिर चाहे चावल का दाना हो या फिर आपके पास एक रॉकेट हो, दोनों के लिए एस्केप स्पीड एक्चुअली सेम आ रही है। इसके साथ साथ जो एस्केप स्पीड है वो स्क्वायर रूट टाइम्स डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ भी पे डिपेंड करिए। तो जितना डिस्टेंस लार्ज होगा आपके पास स्क्वायर रूट टाइम्स एस्केप स्पीड एक्चुअली डिक्रीज करेगी। तो इस बात को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि जो वी एस्केप है हमारे पास वो एक्चुअली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यहाँ से नजर आ रहा है 1/, स्क्वायर रूट टाइम्स डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। तो 1/r लिख के फिर इसके ऊपर हम स्क्वायर रूट डाल लेते हैं यहाँ पर। तो यूँ हमने एक फिजिकल अंडरस्टैंडिंग तो डेवलप कर ली। अब इसमें जो कैपिटल G था ये असल में ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, और इस ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू 6.67 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर है। जबकि यहाँ पर m जो कि मास ऑफ अर्थ है उसकी वैल्यू है 6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻24 किलोग्राम। जबकि अर्थ से एस्केप स्पीड को कैलकुलेट करने के लिए हम जो अर्थ का रेडियस है या डिस्टेंस है यहाँ से वो असल में ले रहे हैं अभी 6.4 मल्टीप्लाई बाय 10⁻6 मीटर, ताकि हम ये कैलकुलेट कर सकें कि अर्थ से एक ऑब्जेक्ट को एस्केप करवाने के लिए कितनी हमें एस्केप स्पीड देनी पड़ेगी या उसकी एस्केप स्पीड कितनी है। बेहतर ये था कहना। तो अब यही एक्सप्रेशन आपके सामने यहाँ पे नीचे आ गए। अब इसी के अंदर हमने ये जो वैल्यूज़ लिखी हैं मैं इन्हीं को पुट करूँगा और यहाँ से जो एस्केप स्पीड है उसको हम कैलकुलेट कर लेंगे।
तो यहाँ पर सबसे पहले मैं एक डिनोमिनेटर वाली लाइन लगा लेता हूँ। डिनोमिनेटर में आर है और आर जो कि रेडियस ऑफ अर्थ है, यहाँ पे अभी हम वो ले रहे हैं। तो 6.4 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द रेज़ पावर 6 मीटर है, जबकि किलोमीटर में ये रेडियस एक्चुअली 6400 किलोमीटर है। जबकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो उसको मल्टीप्लाई करें 6400 को 1000 से, तो ये नंबर आएगा। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे 2 है, तो 2 लिख लूँगा। फिर आपके पास जी की वैल्यू है जो कि 6.67 है, और उसके बाद मल्टीप्लाई बाय 10 टू रेज़ पावर -11 आ जाएगा। और उसके साथ साथ आपके पास आगे जो है वो m जो कि मास ऑफ प्लैनेट है, जो कि अर्थ है यहाँ पर, जो कि 6 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द रेज़ पावर 24 है। 2 को हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 12 हो जाएगा। फिर 12 को हम कैलकुलेटर पर ही 6.67 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जो कि हमारे पास 6.67 से मल्टीप्लाई किया तो जवाब हमारे पास आ गया 80.04। और फिर इसको हम डिवाइड कर देंगे 6.4 के साथ, जो कि डिनोमिनेटर में मौजूद है हमारे पास। तो इसका जवाब हमारे पास आ गया 12.5। तो मैं यहाँ पे लिख लूँगा 12.5, और उसके बाद हम मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर ये चीज़। उसके साथ साथ अब इन दोनों की बेसिस सेम है, और तो पावर्स एक्चुअली ऐड हो जाती हैं। तो 10 टू द रेज़ पावर -11 आ जाएगा, प्लस 24 आ जाएगा। उसके बाद जो नीचे डिनोमिनेटर में टर्म लिखी हुई है उसकी 10 टू द पावर 6 है, नीचे से जब ये ऊपर जाएगी तो उसकी पावर नेगेटिव हो जाएगी, यानी कि 10 टू द पावर -6। बेसिस सेम होने की वजह से पावर इसकी भी ऐड हो जाएगी, तो वो -6 यहाँ पर आ जाएगा। -11 और -6 असल में -17 होता है, और -17 प्लस 24 +7 होता है, क्योंकि आपके पास 24 के साथ साइन पॉजिटिव का है तो बड़ी टर्म का साइन आता है। तो यहाँ पर +7 आ जाएगा यहाँ पर 10 टू द पावर, जो कि मैं सिंप्लीफाई करके यहाँ पे लिख रहा हूँ ये। तो चलें इसको हम सिंप्लीफाई करने के लिए अब ये करेंगे कि अब यहाँ से आगे 10 की पावर 7 को हम स्प्लिट कर लेते हैं दो टर्म्स के अंदर, और वो है हमारे पास 10 की पावर 7 को हम लिख सकते हैं असल में 10 टू द पावर 6 + 1, क्योंकि 6 + 1 भी क्या होता है 7। तो 10 टू द पावर 6 को हम लादा कर लेंगे और 10 टू द पावर 1 को लादा। जैसे बेसिस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, इसी तरह पावर्स जब ऐड हुई हो तो उनको हम सेपरेट बेसिस के साथ करके लिख सकते हैं। तो आपके पास आ जाएगा 12.5, जो कि मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 की पावर 1 से, जो कि असल में 10 होता है। तो 12.5 जब 10 से मल्टीप्लाई होता है, कैलकुलेटर पे करके दिखा देता हूँ। तो 12.5 मल्टीप्लाई बाय जब 10 क्लियर करूँ, सॉरी ये तो गलत हो रहा था। 12.5 मल्टीप्लाई बाय जब 10 करूँ तो ये आ जाएगा 125। इसका मतलब है इस पूरे का आंसर जो है हमारे पास वो आ गया 125, और उसके साथ साथ आ जाएगा 10 टू द रेज़ पावर रिमेनिंग में 6 आ जाएगा। अब 10 टू द पावर 6 का हम पहले 125 का स्क्वायर रूट ले लेते हैं। तो कैलकुलेटर पर मैं गया, मैंने लिखा स्क्वायर रूट यहाँ पर और 125 लिख रहा हूँ। तो जवाब हमारे पास जैसे कि आपके सामने मैं कर चुका हूँ, सबसे पहले 125 लिखिए, फिर स्क्वायर रूट ले लीजिए, तो वो 11.18 आ रहा है। तो यहाँ पर 11.18 आ जाएगा। उसके बाद स्क्वायर रूट के अंदर एक्चुअली 10 टू द पावर 6 है, इसको हम लिख सकते हैं मल्टीपल ऑफ 3 की पावर 2 की, सॉरी, तो 10 3 की पावर हम 2 लिख सकते हैं यहाँ पर। उससे ये होगा कि ये 2 स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा। 11.18 जब 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई होगा, जिसको हम 1000 कहते हैं, तो 11.18 मल्टीप्लाई बाय जब हम 1000 करेंगे तो एक्चुअली उसका जवाब आ जाएगा 11180। या फिर हम बेहतर इस तरह से भी कर सकते हैं कि इसको एक्सल में हम राउंड ऑफ करके 11.18 को 11.2 लिख सकते हैं, क्योंकि हम स्केप स्पीड निकाल रहे हैं और स्केप स्पीड जो है वो मीटर पर सेकंड में मेजर होगी। तो इसको हम लिख लेते हैं 10 टू द पावर 3 मीटर पर सेकंड। लेकिन 10 टू द पावर 3 असल में एक प्रीफिक्स है किलोमीटर का, तो फिर ये जो स्केप स्पीड है हमारे पास वो आ जाएगी 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। तो 11.2 और किलोमीटर पर सेकंड, यानी कि स्केप स्पीड जो है एक रॉकेट के लिए या एक चावल के दाने के लिए ज़मीन की सरफेस से वो असल में 11.2 किलोमीटर पर सेकंड है, यानी कि उस रॉकेट के पास 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार होनी चाहिए, यानी कि एक सेकंड में 11.2 किलोमीटर का फासला तय हो रहा हो। तो तब वो ऑब्जेक्ट अर्थ का जो ग्रेविटेशनल पुल है उससे स्केप कर जाएगा या फिर ग्रेविटेशनल फील्ड से स्केप कर जाएगा। तो आज हमने स्केप स्पीड के बारे में पढ़ा।